नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 5 के बारे में, जिसका टॉपिक है वंशानुक्रम और भिन्नता के सिद्धांत। वंशानुक्रम और भिन्नता के सिद्धांत सर्वप्रथम जी.जे. मेंडल ने दिए थे। इसलिए हम जी.जे. मेंडल या जॉर्ज जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण विषयों को, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले है एक जीन की विरासत यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एकाधिक एलील, वंशानुक्रम का गुणसूत्र सिद्धांत, लिंकेज और पुनर्संयोजन, लिंग निर्धारण, वंशावली चार्ट और विश्लेषण, मनुष्य में आनुवांशिक विकार यानी मेंडेलियन विकार कौन कौन से ये हम पढ़ेंगे, और विरासत का क्या कानून है ये भी हम इसमें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आनुवांशिकता की परिभाषा क्या होती है। आनुवांशिकता वह स्थिति है जब यौन प्रजनन के माध्यम से जीन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता है, अर्थात जब जनक से संतति कोशिका में पहुंचते हैं, संतति में पहुंचते हैं, इसी को हम कहते हैं आनुवांशिकता। माता पिता से बच्चों को मिलने वाले गुणों को ही हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। यह जो गुण होते हैं वह गुणसूत्रों पर जीन के रूप में मौजूद होते हैं, अर्थात जो गुणसूत्र होते हैं हमारे यानी क्रोमोसोम जो होते हैं उसी के ऊपर क्या होते हैं, जीन उपस्थित रहते हैं या प्रेजेंट रहते हैं। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। उन्होंने उत्तराधिकार के 3 मुख्य नियमों का प्रस्ताव दिया था, जिन्हें हम मेंडल के नियम कहते हैं। अर्थात मेंडल ने अपने 3 प्रमुख नियम दिए थे, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। अब हम जान लेते हैं जीन की परिभाषा कि जीन क्या होते हैं। कोशिका के अंदर का वह भाग जो किसी सजीव के लक्षणों को नियंत्रित करता है, जीन कहलाता है। अर्थात जो कोशिका है, कोशिका में आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जिनमें से एक न्यूक्लियस या केंद्रक होता है, और इस केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं या गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन्हीं गुणसूत्र का एक छोटा सा भाग को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो जीन है वह डीएनए का एक भाग होता है। डीएनए एक बहुत छोटा सा भाग, और डीएनए की फंक्शनल यूनिट को यानी क्रियात्मक इकाई को हम जीन कहते हैं। तो यह डीएनए का एक छोटा खंड होता है जिस पर आनुवांशिक कोड पाए जाते हैं। सबसे पहले जॉनसन ने जीन शब्द दिया था, और मेंडल ने इसे क्या कहा था, तो मेंडल ने इसे कारक कहा था यानी फैक्टर कहा था। अब एलील क्या होते हैं। एलील यानी युग्म विकल्पी। इसका अर्थ है कि जो जीन होता है वो हमेशा पेयर में होता है या जोड़े में पाया जाता है। तो जो जीन का जोड़ा है, मान के चलो इस तरह से हम ले लें टी यानी लंबा पौधा, या इस तरह से ले लें, या हम एक्स वाई ले लें, या एक्स एक्स ले लें, तो ये क्या हो गया, पूरा एक जीन हो गया। का एक भाग क्या कहलाता है, एलील कहलाता है। तो इसमें क्या लिखा दे रहा है, एक बार देख लीजिए डेफिनेशन। लक्षणों का नियंत्रण करने वाली जीन के एक या अधिक संभावित रूप जो गुणसूत्र में एक ही स्थान पर पाए जाते हैं। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम पर एक ही स्थान पर जो पाए जाते हैं जीन, उनका जो रूप होता है, उनका सबसे छोटा रूप होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं या युग्म विकल्पी कहते हैं। समयुग्मजी। समयुग्मजी मतलब होमोजाइगस। होमो मतलब होता है सिमिलर, सम मतलब समान। तो ऐसे युग्मज यानी ऐसे युग्मज, ऐसे जोड़े जिनकी एलील कैसे हैं, समान है। यदि एलील के जोड़े में दोनों एलील समान हो, मतलब जब एक जोड़ा जो है उसके दोनों एलील समान हो, तो उसे हम कैसा कहेंगे, समयुग्मजी कहेंगे। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, आर आर वाई वाई और आर आर वाई वाई। तो ये कैसे हो गए, समयुग्मजी हो गए, अर्थात दोनों ही एलील इनमें कैसे हैं, समान है। विषम युग्मजी मतलब हेटेरोजाइगस, अर्थात जब एलील के जोड़े में दोनों एलील अलग अलग हो जाते हैं तो इसे हम विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। प्रभावी लक्षण, ऐसे लक्षण जो अपना प्रभाव दिखाते हैं जब हम मेंडेलियन क्रॉस करवाते हैं। जैसे कि हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में जब क्रॉस करवाएंगे तो सबसे पहला लक्षण जो दिखेगा
वो कैसा होगा, टॉल प्लांट का होगा, यानी लंबे पौधे का होगा। जो टॉल है या लंबा है वो क्या है, प्रभावी लक्षण कहलाएगा। अर्थात विषम युग्मजीय अवस्था में जो एलील अपनी प्रभाव दिखाता है उसे ही हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन प्रभाव दिखा रहा है, अपना टॉल प्लांट अपना प्रभाव दिखा रहा है, इसलिए टॉल क्या हो गया, प्रभावी लक्षण हो गया। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। वह लक्षण जो मेंडल के संस्करण में प्रथम पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाता है प्रभावी लक्षण कहलाता है। यह समयुग्मजीय तथा विषम युग्मजीय दोनों अवस्था में अपना प्रभाव दिखाता है। जैसा हम देखते हैं कि अगर कैपिटल टी होगा तो भी पौधा लंबा होगा और कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो भी पौधा लंबा होगा। तो चाहे होमोजाइगस अवस्था हो या हेटेरोजाइगस अवस्था हो, दोनों ही स्थिति में वह अपना प्रभाव दिखाता है। अप्रभावी लक्षण, तो अप्रभावी लक्षण कौन सा हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट, मतलब जो विषम युग्मजीय में अपना करैक्टर नहीं दिखा पाता है, जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है, ऐसे लक्षण को हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अर्थात वह लक्षण जो मेंडल के संकरण में प्रथम पीढ़ी में अपना प्रभाव नहीं दिखाता अप्रभावी लक्षण कहलाता है। यह केवल विषम युग्मजीय अवस्था में अपना प्रभाव दिखाता है। ये गलत लिखा है, यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा यह केवल समयुग्मजीय अवस्था में, यह केवल समयुग्मजीय अवस्था में अपना प्रभाव दिखाता है। यहाँ विषम नहीं होगा, समयुग्मजीय होगा। ठीक है, तो यह केवल समयुग्मजीय अवस्था में अपना प्रभाव दिखाता है। नेक्स्ट, जीनी प्रारूप या जीनोटाइप। जीनी प्रारूप का मतलब समझ लीजिए, जीन मतलब जीन, अर्थात जीन का जो कॉम्बिनेशन होगा, जीन की जो संरचना होगी उसे ही हम जीनोटाइप कहेंगे। किसी लक्षण से संबंधित जीनी संरचना जीनी प्रारूप कहलाता है। जैसे लंबे के लिए टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, बौने के लिए स्मॉल टी, लाल के लिए आर, सफ़ेद के लिए आर। तो इस तरह से इसका जो जीन की संरचना है उसे ही हम क्या कहेंगे, जीनोटाइप कहेंगे या जीनी प्रारूप कहेंगे। फिर फिनोटाइप क्या होता है, तो फिनोटाइप यानी दृश्य प्रारूप, दृश्य अर्थात जो हमें दिखता है, यानी फिजिकल अपीयरेंस, उसका बाहरी रूप लक्षण। तो किसी लक्षण का बाहरी रूप दृश्य प्रारूप कहलाता है। जैसे कि पौधा लंबा है या बौना है, लाल कलर है या सफ़ेद कलर है, गोल है या सिकुड़ा हुआ है, यह सब क्या कहलाते हैं, दृश्य प्रारूप कहलाते हैं। अब एकल संकर संकरण मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब सिंगल, एकल मतलब भी एक होता है। हिंदी में एकल का मतलब एक होता है और मोनो का मतलब भी क्या होता है, एक होता है। तो जब हम एक ही लक्षण के प्रति क्या करवा रहे हैं, संकरण करवा रहे हैं, तो हम इसे एकल संकरण कहते हैं। यहाँ लिखा है जब एक ही प्रकार के विप्रयासी लक्षणों का उपयोग करके संकरण कराया जाता है तो इसे एकल संकर संकरण कहते हैं। जैसे कैपिटल टी का संकरण हम स्मॉल टी से, मतलब लंबे पौधे का संकरण हम बौने पौधे से करा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब हम क्रॉस करवाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो F1 जनरेशन निकलती है, F1 मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन, अर्थात जो पेरेंट हैं, माता और पिता, इनसे जब हम क्रॉसिंग करवाएंगे यानी संकरण करवाएंगे तो जो पहली पीढ़ी आएगी उसे हम F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी कहते हैं। तो यहाँ पर जो रेशियो होगा वो हमेशा लंबे पौधे का होगा, यानी समान होगा। सभी पौधे कैसे होंगे, लंबे होंगे। फिर जब हम इसका F2 जनरेशन देखेंगे, तो वहाँ पर जो रेशियो है यानी अनुपात है वो बदल जाएगा। इसका फिनोटाइप रेशियो देखेंगे तो फिनोटाइप रेशियो आएगा 3:1, अर्थात 3 पौधे लंबे होंगे, 1 पौधा छोटा होगा। और जब हम इसका जीनोटाइप रेशियो देखेंगे तो इसका रेशियो आएगा 1:2:1, अर्थात एक होगा जो होमोजाइगस कैपिटल टी होगा और एक होगा जो होमोजाइगस स्मॉल टी होगा, और 2 ऐसे होंगे जो हेटेरोजाइगस होंगे लेकिन लंबे होंगे। ठीक है, इसलिए जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1 हो जाएगा। अब द्विसंकर संकरण क्या होता है, अर्थात
डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? तो देखते हैं। जब दो प्रकार के विपर्यासी लक्षणों का उपयोग करके संकरण करवाया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। इसमें हमने एक ऐसा बीज ले लिया जो कैसा है, राउंड है और येलो कलर का है, अर्थात जो बिल्कुल गोल है, बिल्कुल कैसा है, गोल है और पीले कलर का है। और दूसरा हमने पौधा ले लिया जिसका बीज कैसा है, थोड़ा सिकुड़ा सा है, थोड़ा सिकुड़ा हुआ बीज है और कैसा है, वो हरे कलर का है। तो इसमें हमने क्या किया है, दो लक्षण लिए हैं। एक उसकी उस बीज की का शेप कैसा है वो लिया है, दूसरा उस बीज का रंग कैसा है ये लिया है। तो जब हम दो लक्षणों को एक साथ लेकर उनके मध्य में संकरण करवाते हैं तो ऐसे संकरण को हम द्विसंकरण कहते हैं, द्विसंकर संकरण कहते हैं, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जब हम इसका क्रॉस करवाएंगे तो हमें जो रेशियो मिलेगा हमेशा ही वो रेशियो होगा 9:3:3:1, मतलब 9 पौधे ऐसे होंगे जिनका बीज गोल भी होगा और पीला भी होगा, और 3 ऐसे होंगे जिनका बीज गोल होगा और हरा रंग का होगा। 3 ऐसे होंगे जिनका बीज सुकड़ा होगा और पीले रंग का होगा, और एक बीज ऐसा होगा जो हरा होगा और सुकड़ा हुआ होगा। तो इस तरह से 9:3:3:1 के अनुपात में हमें क्या मिलेगा, इसका फिनोटाइप का रेशियो मिल जाएगा। इस तरह से आप क्रॉसिंग करके देख सकते हैं। हमने कैपिटल R कैपिटल Y लिया और स्मॉल r स्मॉल y लिया, इनके बीच में हमने क्रॉसिंग करवाया, और क्रॉसिंग करवाने के बाद जब हम ये क्रॉसिंग करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये रेशियो मिलेगा। इसे आप एक बार निकाल के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी तक हमने देखा कि कौन कौन सी इसकी मुख्य परिभाषा है, कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनका यूज़ किया है मेंडल ने, उनकी हमने परिभाषा देखी कि एलील क्या होते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर क्या होते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। अब ये सब देखने के बाद अब हम देखते हैं कि मेंडल ने क्या प्रयोग किया, कैसे प्रयोग किया। तो अगर हम इसको देखें तो ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया, 7 साल तक प्रयोग किया और 7 गुणों को लिया। वो 7 गुण कौन से थे, पादप की लंबाई, पुष्प की स्थिति, फली की आकृति, फली का रंग, बीज की आकृति, बीज पत्र का रंग और पुष्प का रंग। ये जितने भी लक्षण हैं वो प्रभावी लक्षण हैं, और ये जितने भी लक्षण हैं वो अप्रभावी लक्षण हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रभावी लक्षण को कैपिटल लेटर में दर्शाते हैं और अप्रभावी लक्षणों को हम स्मॉल लेटर में दर्शाते हैं। अब मेंडल के आनुवंशिकी के नियम हम देख लेते हैं। तो मेंडल ने वंशागति के यानी आनुवंशिकी के 3 नियम दिए, 3 सिद्धांत दिए। सबसे पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अवरोहण का नियम। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अवरोहण का नियम, एक एक से हम इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले प्रभाविता का नियम। तो इस नियम में उन्होंने क्या बताया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, अर्थात कौन सा लक्षण प्रभावी होगा, कौन सा लक्षण अप्रभावी होगा, इसे बताया गया प्रभाविता के नियम में। तो यह नियम बताता है कि जब किसी प्रजाति के दो विपर्यासी लक्षणों का उपयोग करके संकरण करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देता है, वह कैसा होता है, प्रभावी, तथा जो दिखाई नहीं देता वह कैसा होता है, अप्रभावी। प्रभाविता नियम के कुछ अपवाद हैं, जैसे कि पहला है अपूर्ण प्रभाविता, अर्थात इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब ना तो एक लक्षण प्रभावी है ना ही दूसरा लक्षण प्रभावी है। दूसरा है सहप्रभाविता, अर्थात कोडोमिनेंस, मतलब दोनों ही लक्षण प्रभावी हैं, जैसे कि हमारा ब्लड ग्रुप। और तीसरा है बहुप्रभाविता, मतलब बहुत सारे जीन मिलके क्या कर रहे हैं, अपना प्रभाव दर्शा रहे हैं, इसे हम कहते हैं बहुप्रभाविता। इन तीनों को हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। दूसरा है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम को इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। युग्मकों के निर्माण के समय अलील के जोड़े में से प्रत्येक अलील एक दूसरे से पृथक होकर संतति में जाता है। इसे ऐसे समझ लो कि जैसे ये है, ये हमारा एक जनक है, ये दूसरा जनक है, इनको हमने आपस में लिया, इनके बीच में हमने संकरण करवाया,
संकरण करवाने के बाद हमारे पास विषम युग्मजीय आ गया प्रथम पीढ़ी में, है ना, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है। अब जब ये दूसरी पीढ़ी में जाएंगे तो दूसरी पीढ़ी में आप ये देखिए ये आपस में एक दूसरे से अलग हो गए, बिना एक दूसरे को प्रभाव दर्शाए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसे ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब जब ये एक संतति से दूसरी संतति में जाने के लिए युग्मकों का निर्माण करते हैं, युग्मकों का निर्माण करते हैं तो यह एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो इसे ही हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक तो हो गया आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब जब एलील एक दूसरे से अलग होंगे तो बिना एक दूसरे को प्रभाव किए, बिना एक दूसरे को प्रभाव डाले एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर होता है कि जब हम दो या अधिक लक्षणों का उपयोग करके संकरण करवाते हैं, अर्थात जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं, जब हम क्या करवाते हैं, जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं, मतलब दो या अधिक लक्षणों का उपयोग करते हैं, तो जो हर लक्षण है वह एक दूसरे से अलग हो जाता है। इसे हम समझते हैं देखो इस तरह से, जैसे कि हम मानते हैं कि एक हमने पौधा लिया जिसका पीला बीज है और वह गोलाकार है, दूसरा बीज लिया जो हरा है और झुर्रीदार है। तो ये क्रॉस कैसा क्रॉस, सबसे पहले ये कैसा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, अर्थात हमने इसमें क्या किया है, दो लक्षणों को लिया है, ठीक है, इसलिए कैसा क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो इसमें हमने क्या किया, हमने देखा कि यहाँ पर पीले के साथ में गोलाकार वाला जीन है और यहाँ हमने देखा कि हरे के साथ में झुर्रीदार वाला जीन है। लेकिन जब हम इनमें क्या करवाए, क्रॉसिंग करवाई, तो हमने देखा कि यहाँ पर ये पीले वाले जीन के साथ में यहाँ पर तो क्या गया, गोलाकार वाला जीन गया, लेकिन यहाँ पर पीले वाले जीन के साथ में आपका झुर्रीदार वाला जीन चला गया। और यहाँ हम देखते हैं कि जो आपका हरा जीन है उसके साथ में गोलाकार जीन है और यहाँ पर झुर्रीदार जीन के साथ में हरा है। अर्थात जब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पीला और गोलाकार साथ में है और यहाँ पर हरा और झुर्रीदार साथ में है, लेकिन जब युग्मक बनते हैं, जब युग्मकों का निर्माण होता है तो ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यही कहलाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब जब युग्मकों का निर्माण होता है तो दोनों ही लक्षण मतलब उसके रंग का लक्षण और उसके प्रकार का लक्षण दोनों ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, हमने पढ़ लिया कि मेंडल्स ने जो 3 लॉ दिए थे वो 3 लॉ कौन कौन से थे, ठीक है। उसके साथ साथ हमने पढ़ा कि इसकी टर्मिनोलॉजी, मतलब कुछ शब्दों की परिभाषाएं पढ़ी, कुछ शब्दों की हमने क्या पढ़ी, परिभाषाएं पढ़ी, जैसे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, और हमने पढ़ा एलील क्या होता है, साथ ही हमने पढ़ा इसमें जीन क्या होता है, ठीक है, आनुवांशिकता क्या होती है। इन सब की परिभाषाएं हमने पढ़ी, जिनकी शॉर्ट आंसर में आपके पेपर में आने की संभावना है इन परिभाषाओं की, इसलिए परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। साथ ही मेंडल ने जो 3 लॉ दिए वो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।